हेलो एवरीवन, माय नेम इज उसार पे एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक और अनाउंसमेंट है। मेरा नया डार्क R&B सॉन्ग जिसका नाम है 308 अब सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और जिन भी लोगों को 308 का रेफरेंस समझ आ गया, सबसे पहले तो यू हैव अ वेरी गुड चॉइस इन टीवी शोज, बट सेकेंडली गो लिसन टू माई सॉन्ग। आई एम 100% श्योर कि तुम लोग को ये गाना पसंद आएगा। एंड ऑल्सो मेरे इस वाले गाने में अगले वाले गाने के लिए मैंने छोटा सा स्नीक पीक दे रखा है। मुझे ये चीज भी समझ आती है कि इट इज डार्क R&B सॉन्ग, सो इट इज वेरी एक्वायर्ड टेस्ट। सब लोगों को एकदम से पसंद नहीं आती है चीजें, पर मुझे ये चीज पता है कि एक बार ये जिन लोगों को गाने हिट हो गए हैं वो इन्हें हमेशा सुनते रहते हैं। एंड हियर इज अ स्नीक पीक, अ स्निपेट ऑफ 308। If you know कि 308 का मतलब क्या है और ये एल्बम आर्ट कहाँ से है, then you are actually good. But yeah, go listen to my song 308. It's available on every single platform. And listening to my music is like the best way to support me genuinely. So yeah, thank you so much for listening to my song. And let's start with today's case now. अक्सर जब तुम लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होते हो तो तुम्हारे बीच में कभी ना कभी तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है, जिसे नॉर्मली जो कपल्स होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ऐसा ही अगर हर एक रिलेशनशिप में सत्य होता, सच होता, तो आज हम इस केस की बात नहीं कर रहे होते। आज के इस केस में ऐसी ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। एंड द मेन रीजन हियर वाज जेलेसी। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड देहरादून्स डीप फ्रीजर केस। राजेश गुलाटी 1973 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। राजेश की अर्ली फैमिली लाइफ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन जितने लोग राजेश को जानते थे उनके अकॉर्डिंग वो बहुत ही रिजर्व और शाय किस्म का इंसान था। बहुत सी इंडियन फैमिलीज़ की तरह राजेश भी एक ट्रेडिशनल हाउस होल्ड में बड़ा हुआ था, जहां मॉरल्स और वैल्यूज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अच्छी पढ़ाई, हार्ड वर्क और एक अच्छी और बड़ी नौकरी करके सेटल होना, ये सब कुछ सिखाया जाता है इनमें। राजेश के लिए उसका ब्लूप्रिंट पहले से ही बना हुआ था। अच्छे मार्क्स लाना, एक IT सेक्टर में नौकरी करना, ज़्यादा पैसे कमाना, शादी करना और फिर अपनी लाइफ में सेटल हो जाना। एंड इट वॉज पॉसिबल फॉर राजेश क्योंकि वो पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था बचपन से। यू कैन से दिस थिंग दैट ही वाज स्मार्ट। और देहरादून में अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद उसने हायर एजुकेशन परस्यू करने की सोची, जो उसे इवेंचुअली IT सेक्टर में जॉब ढूंढ ले या फिर IT सेक्टर में काम करने के लिए मदद कर सकती थी ऐसी पढ़ाई। नाउ ये टाइम था 1990s का और देहरादून हमेशा ही फेमस है अपनी पढ़ाई के लिए। लेकिन उस टाइम पे वहाँ स्कूल्स और कॉलेजेस थे लेकिन इतने ज़्यादा अप टू डेट नहीं थे। और राजेश को चाहिए थी IT सेक्टर में एकदम कड़क वाली जॉब। तो अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए या फिर स्पेशली IT सेक्टर में जाने के लिए वो कॉलेजेस ढूंढते हुए दिल्ली चले गया और वहाँ उसने दिल्ली में ही एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। नाउ राजेश देहरादून में पला बड़ा हुआ था, तो उसके लिए देहरादून से दिल्ली जाना वाज अ ह्यूज शिफ्ट। और राजेश के लिए ये चीज़ डिफिकल्ट भी थी, उसको वहाँ शिफ्ट होने में, वहाँ एडजस्ट होने में, दिल्ली में एडजस्ट होने में थोड़ा मुश्किल भी हो रही थी। पर फिर उसने सोचा कि मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान क्यों दूं, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता हूं। और इस चीज़ से उसका थोड़ा जो माइंड डाइवर्ट हो रहा था दिल्ली में, वो भी फोकस हो गया था। पर फिर इसी पढ़ाई के दौरान राजेश की मुलाकात हुई एक लड़की से जिसका नाम था अनुपमा। अनुपमा प्रधान का जन्म 1974 में हुआ था। वैसे तो वो उड़ीसा से बिलोंग करती थी, लेकिन फिलहाल दिल्ली में ही रह रही थी वो। सिंस ये केस कुछ ज़्यादा ही पुराना है तो राजेश और अनुपमा के बारे में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड डिटेल नहीं मिल पाई मुझे। जितना भी मैंने पढ़ा उससे यही पता चला है कि राजेश भी बहुत ज़्यादा पढ़ाकू था और अनुपमा भी बहुत ज़्यादा पढ़ाकू लड़की थी। और पढ़ाई में फोकस करने के साथ साथ अनुपमा को नई चीज़ें एक्सपीरियंस या फिर नई चीज़ें सीखने का भी बहुत ही ज़्यादा शौक था। अनुपमा भी राजेश की तरह ज़्यादातर पढ़ाई पर ही फोकस करती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब अनुपमा राजेश से मिली तो पहली मुलाकात में ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट और एकेडमिक गोल्स बहुत कॉमन थे, जिनकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए थे। प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल्स के दौरान उनका इंटरेक्शन और भी गहरा होता गया और राजेश को अनुपमा की पढ़ाई को लेकर उसका डेडिकेशन बहुत पसंद आता था और अनुपमा को राजेश का सपोर्टिव एंड हेल्पफुल नेचर बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसा करते करते उन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और एक दिन राजेश ने फिर अपनी दिल की बात अनुपमा को बोल ही दी। और राजेश के कन्फेशन के बाद अनुपमा ने भी ये कन्फेस कर दिया था कि उसको भी राजेश के लिए फीलिंग्स हैं। एंड इसी तरह उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। देयर लव वॉज
स्वीट एंड इनोसेंट टू बी ऑनेस्ट। वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद भी चुप चुप के मिलते थे एक दूसरे से। एंड अगेन गोल्स और इंटरेस्ट सेम होने की वजह से उन दोनों का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और कॉलेज खत्म होने के बाद भी दे वेंट देयर ओन वेज थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के लिए टाइम निकालते थे, एक दूसरे को कॉल करते थे, एक दूसरे से बात करते थे। सो एज आई सेड कि राजेश पढ़ाकू तो था ही, बट ही ऑल्सो हैड दो स्किल्स जो इसे एक अच्छी जॉब दिला सके, जो एक कंपनी को चाहिए होती हैं। और उसकी स्मार्टनेस और स्किल्स की वजह से उसकी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी राइट आफ्टर ही गॉट आउट ऑफ कॉलेज। और जब उसकी जॉब की शुरुआत हुई थी तो उस समय पर राजेश और अनुपमा एक दूसरे को करीब 8 साल से डेट कर रहे थे। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवर हियर कि 8 साल कैसे हो गए इस रिलेशनशिप को। सी अगेन टाइमलाइन इज थोड़ा सा मेसी इन दिस केस, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पुराना केस है तो टाइमलाइन एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन आई हैव दिस जो 8 साल का फिगर है ये एकदम करेक्ट है। और ये चीज भी सच है कि राजेश अनुपमा से कॉलेज में ही मिला था। अगेन 8 साल कैसे हुए ये एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, बट या यही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास अभी। नाउ राजेश की जॉब लगी थी, उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड थी बहुत ज़्यादा स्वीट अनुपमा, एवरीथिंग वाज गुड। पर अपनी जॉब में सेटल होने के बाद राजेश का जो माइंड था वो था कि मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हूँ। एंड द नेक्स्ट स्टेप फॉर हिम वाज कि मुझे शादी करनी है। तो राजेश ने अनुपमा को शादी के लिए प्रपोज करा और 1999 में उन दोनों की शादी हो गई थी बड़े धूमधाम से। अब जैसे ही राजेश की शादी हुई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गई थी, तो वो अपनी जॉब पे, अपनी कॉर्पोरेट जॉब में बहुत ही ज़्यादा फोकस करने लगा था ताकि उसे प्रमोशन मिल जाए, अच्छे पैसे मिल जाए। और इस जॉब पे काम करते करते उसे अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी MNC कंपनी में जॉब ऑफर हो गई थी जहाँ पे वो उसे ज़्यादा सैलरी दे रहे थे। नाउ एज आई सेड बिफोर कि अनुपमा और राजेश दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो अमेरिका जाने की सोचना भी, वो भी 2000s में, उन दोनों के लिए ही बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि ये दोनों अपनी फैमिली से पहले थे ऐसे जो कि बाहर विदेश जाते हैं। सो दे बोथ वर एक्साइटेड, और सिर्फ वो दोनों ही एक्साइटेड नहीं थे, उनकी फैमिलीज भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी। सो दे बोथ वर वेरी हैप्पी। और अनुपमा और राजेश दोनों अपनी लाइफ अमेरिका में स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, और उन दोनों ने अमेरिका शिफ्ट भी कर लिया था। ना अगेन अगर तुम लोगों को याद होगा कि राजेश को देहरादून से दिल्ली शिफ्ट होने में कैसा लगा था। सो जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव होते हैं तो वही इतनी बड़ी बात होती है। सो थिंक अबाउट दिस थिंग कि सबसे पहले तो ये दोनों मिडिल क्लास फैमिली से थे, ठीक है, तो ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली वाले अपने आप को गरीबी मानते हैं। सो इमेजिन करो ये चीज़ कि एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट मूव होना इतनी बड़ी बात होती है, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव होना कितना बड़ा शॉक होगा, कितना बड़ा चीज़ होगा इन दोनों के लिए। वहाँ के कल्चर को अडेप्ट करना, वहाँ के लोगों से बात करना, पहली बात तो वहाँ के कल्चर को देखना ही सच्चा बिग टास्क। राजेश के लिए तो फिर भी ये चीज़ ईजी थी क्योंकि वो हफ्ते में 5 दिन अपने ऑफिस में ही बैठा रहता था, अपने ऑफिस में अपने काम में बिजी होता था। लेकिन अनुपमा के लिए धीरे धीरे अमेरिका में अपने घर के अंदर बैठे रहना और मुश्किल होता जा रहा था। तो शुरुआत के दिनों में जब ये लोग मूव हुए थे अमेरिका में, तो अनुपमा अपने आप को बिजी रखती थी घर की सफाई करने में या फिर चीज़ें एडजस्ट करके रखने में, प्रॉपर्ली डिजाइन करने में अपना घर। लेकिन जैसे ही दोनों अमेरिका में सेटल हो गए थे, उसके बाद अनुपमा के पास करने के लिए कुछ नहीं था और पूरा दिन भर उसका बस बोरियत में ही जाता था ऑलमोस्ट। उसके वहाँ कोई दोस्त भी नहीं थे, ऑब्वियसली बात है, नई जगह है, और वो पूरा दिन घर के अंदर ही बैठी रहती थी, घर से बाहर भी नहीं जाती थी। तो हर एक दिन अनुपमा को एक साल की तरह लगता था। तो अनुपमा ने सोचा ये चीज़ कि वो दिन भर घर में बैठी रहती है एंड शी इज़ वेल एजुकेटेड ऑल्सो, तो क्यों ना वो कोई जॉब कर ले जिससे कि सबसे पहले चीज़ तो शील अर्न, एंड सेकंड थिंग वाज कि उसका टाइम पास भी हो जाएगा। एंड द थर्ड थिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी वो ये थी कि अगर वो कुछ काम करती तो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता। उसने राजेश से अपने लिए एक जॉब ढूंढने को कहा, बट राजेश ने उसे ये कहकर टाल दिया कि उसके वीज़ा कंडीशंस के चलते हुए वो उस कंट्री में कोई जॉब नहीं कर सकती। ये सुनकर अनुपमा उस पल तो शांत हो गई थी, पर थोड़े दिन बाद वो फिर से राजेश से अपने लिए जॉब ढूंढने की जिद करने लगी, और इसी चीज़ की वजह से इन दोनों में अब लड़ाइयाँ होने लगी थी। ना जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, अनुपमा और ज़्यादा बोर हो रही थी, वो और ज़्यादा राजेश से कहती कि मेरे लिए जॉब ढूंढो, और टाइम बीतने के साथ साथ उनके झगड़े कम नहीं हुए, उल्टा और बढ़ गए। तो 2005 में इन दोनों ने सोचा कि शायद अगर हमारा बच्चा हो जाए तो एवरीथिंग विल जस्ट काम डाउन, हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे और हम लोग ज़्यादा सेटल हो जाएंगे। बच्चे होने के बाद अनुपमा बच्चों की देखरेख कर पाएगी, घर में रहेगी, उसके पास कुछ चीज़ होगी करने के लिए, और राजेश चुपचाप अपना काम कर सकता है फिर ऑफिस में। तो 2006 में ठीक 9 महीने बाद उन दोनों के बच्चे हुए, वो भी जुड़वा, उनमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। तो उनके बच्चों का नाम उन्होंने रखा सिद्धार्थ और सोनाक्षी, आई थिंक सो। और सरप्राइजिंगली उनका ये डिसीजन काफी हद तक ठीक था। एवरीथिंग काइंड ऑफ काम डाउन जब सिद्धार्थ और सोनाक्षी पैदा हुए थे तब, लेकिन ज्यादा दिन तक ये कामनेस रुकने नहीं वाली थी उनके घर में। 2007 से 2008 के बीच में अमेरिका में रिसेशन की वजह से बहुत लोगों की जॉब चली गई थी, और राजेश भी उन लोगों में से एक था। कुछ टाइम तक दोनों उसकी सेविंग्स पर गुजारा कर रहे थे,
राजेश भी काफ़ी कोशिश कर रहा था कहीं और नौकरी ढूंढने की, पर उसे नौकरी नहीं मिली और तो और उनकी सारी सेविंग्स भी जल्दी ख़त्म होने वाली थी। एंड ऑल्सो दे हैड 2 kids, सो एट द एंड उनके पास कोई भी चारा नहीं बचा था। तो 2008 में उन्होंने अपना अमेरिका वाला घर बेच कर बड़े ही भारी मन से वो लोग वापस इंडिया आ गए, स्पेशली देहरादून वापस आ गए थे वो लोग। इनिशियली इंडिया वापस आने के बाद राजेश, अनुपमा और राजेश के 2 बच्चे दोनों राजेश के पेरेंट्स के घर में ही रुके थे देहरादून, जैसे कि मैंने कहा। और थोड़े दिनों बाद राजेश ने प्रकाश नगर देहरादून में एक मकान किराए पर ले लिया था और ये लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। अब शिफ्ट तो ये लोग हो गए थे, लेकिन राजेश के पास अभी भी कोई जॉब नहीं थी। तो राजेश रोज सुबह कहीं ना कहीं हाथ पैर मारने चले जाता कि उसे जॉब मिल जाए, और घर में बैठ के अनुपमा अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। और कुछ हफ्तों में ही राजेश को एक कॉल आता है कि उसे कोलकाता में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब मिल गई थी। नाउ ये जॉब तो अच्छी थी एंड इट वॉज पेइंग गुड, पर इतना भी अच्छा पे नहीं करी थी वो कि वो चारों के चारों पूरे के पूरे कोलकाता मूव हो जाए, या फिर राजेश ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो अपनी पूरी फैमिली को कोलकाता ले जाए देहरादून से। इसीलिए उसने एक बहुत ही ज़्यादा कठिन डिसीजन लिया, और वो ये था कि वो अकेला ही कोलकाता मूव होगा, अपने बच्चों और अपनी बीवी को यहीं छोड़ेगा। नाउ शुरुआत में तो राजेश थोड़े थोड़े हफ्तों में देहरादून वापस आ जाता था अपनी बीवी बच्चों के पास, पर जैसे जैसे उसका कोलकाता की कंपनी में टाइम बढ़ता गया और उसके पास और ज़्यादा वर्कलोड आने लगा, उसके पास घर वापस आने का टाइम नहीं था, और इसी वजह से उसका देहरादून आना जाना कम हो गया था। इट ऑलमोस्ट स्टॉप्ड एट वन पॉइंट। दोनों बच्चों की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अनुपमा पर ही थी। उन्हें तैयार करना, उनका ध्यान रखना, स्कूल भेजना, होमवर्क करवाना वगैरह वगैरह। तो अनुपमा उसमें पूरा दिन बिजी रहती थी, और पहले जो अनुपमा और राजेश के बीच में झगड़े होते थे वो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस। सो कोलकाता मूव होने के बाद एज अ पॉजिटिव पॉइंट उन दोनों के बीच की लड़ाई तो ख़त्म ही हो गई थी ऑलमोस्ट। लेकिन कुछ महीनों बाद जब राजेश वापस घर नहीं आ पा रहा था, तो कुछ महीनों बाद उन दोनों का रिलेशनशिप दोबारा से रॉकी होने लगा था, और पहले की तरह अब उन दोनों में वापस झगड़े हो रहे थे बहुत ही ज़्यादा। इतना ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट था ये कि अब जब भी राजेश अनुपमा को कोलकाता से कॉल करता था, तो उन दोनों का हमेशा कॉल झगड़े पे ही ख़त्म होता था। अनुपमा अब बिल्कुल लोनली हो चुकी थी, क्योंकि वो अब अपने पति से तो ढंग से बात कर नहीं सकती थी। बच्चों को क्या ही बताती, वो तो गूगल कर रहे होंगे, राइट। तो अब वो क्या करती थी कि अपने मम्मी पापा को ईमेल करती थी, अपने मम्मी पापा को कॉल करती थी वो। और ये बात बहुत पुरानी है, उस टाइम पे व्हाट्सएप कॉल्स नहीं हुआ करता था, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स नहीं हुआ करता था, तो द बेस्ट ऑप्शन वाज ईमेल्स एंड कॉल्स ओनली। पर अब झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे अनुपमा और राजेश के बीच में कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते थे। तो लड़ते लड़ते उन्हें फैमिली कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। फैमिली कोर्ट ने ये डिसाइड करा कि राजेश को हर महीने 20,000 रुपये अनुपमा को भेजने पड़ेंगे, एज उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और वही एक इकलौती ऐसी थी जो उनके दोनों बच्चों का ध्यान रख सकती थी। तो इस सेटलमेंट के बाद क्या हुआ कि अनुपमा और राजेश के बीच में बिल्कुल कट ऑफ हो गया, और अनुपमा रहती थी अब देहरादून में और राजेश रहता था अब कोलकाता में। दे हैड नो आइडिया कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, बट या ऐसे लिविंग कंडीशंस थी इन दोनों की। उन दोनों के बीच में डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन वो दोनों रह रहे थे एज अ डिवोर्स कपल ओनली। नाउ इस चीज़ को तुम लोग राजेश का बैड लक कह लो, उसकी किस्मत कह लो, जो भी तुम्हें कहना है कह लो, पर कोलकाता में भी इस टाइम पे रिसेशन चल रहा था, जिसकी वजह से राजेश को अपनी जॉब से निकाल दिया गया था, और फिर वो वापस आ गया अनुपमा के साथ अपने बच्चों के साथ देहरादून में रहने के लिए। नाउ एज अ सेड कि अनुपमा और राजेश के बीच में बहुत लड़ाई हो गई थी, उन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी अनुपमा ने राजेश को अपने घर आने दिया, अपने बच्चों से मिलने से नहीं रोका उसने। मे बी उसने ये सोचा होगा कि इनके बच्चों को एक फादर फिगर की तो ज़रूरत होती है, या फिर उसने ये भी सोचा होगा कि शायद से क्योंकि अब ये दोनों इतना दूर दूर रह रहे हैं तो शायद से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब अनुपमा अकेले रहती थी तो वो फ्रीक्वेंटली अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव से कॉल्स और ईमेल से टच में रहती थी। लेकिन राजेश के आने के बाद अनुपमा अचानक से कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। अब वो अपनी फैमिली और फ्रेंड से रेगुलरली कॉल पर बात नहीं कर पाती थी, कभी कभार वो उन्हें ईमेल कर लेती थी बस। और राजेश के वापस आने के बाद उसकी फैमिली ने भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं इस बारे में। उन्हें लगा कि ओके अब उसका पति वापस आ गया है, मे बी वो बिजी होगी, शायद से हो सकता है कि वो अपनी शादी फिक्स करने में बिजी हो सकता है कि वो अपने बच्चों के साथ बिजी हो, पति के साथ बिजी हो, और उसके पास टाइम नहीं होगा इतना ज़्यादा कॉल करने के लिए, तो उन्होंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं इस बारे में। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद से अनुपमा का अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट खत्म हो गया था। अब ना तो वो किसी ईमेल का रिप्लाई दे रही थी अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली का, और जब भी उन्हें कोई कॉल करता था तो अनुपमा का कॉल हमेशा स्विच
स्विच ऑफ आता था। अब अगर ये चीज़ होती 1-2 दिन के लिए तो कोई बात नहीं, 1-2 हफ्ते के लिए भी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत गया था अब। और ऑब्वियसली उसके घर वाले, उसके माँ बाप अब डरने लगे थे अनुपमा के कि हमारी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया। तो उन्होंने राजेश को कॉल करके पूछा कि हमारी बेटी कहाँ है, वो कैसी है। लेकिन जब भी अनुपमा के घर वाले राजेश को कॉल करते थे या फिर उससे पूछते थे कि हमारी बेटी कहाँ है, तो हमेशा राजेश इस बात को आंसर करने के लिए टाल देता था। वो हमेशा या तो ये कहता कि अनुपमा घर से बाहर गई है, या फिर वो ये कहता कि अनुपमा बिजी है बच्चों के साथ। ऐसा ही उसने कुछ महीनों तक करा और अब ऐसा करते करते 2 महीने हो गए थे, जिसकी वजह से अनुपमा के पेरेंट्स ने अपनी बेटी के बारे में चेक करने के लिए उसके भाई को भेजा, जिसका नाम था सुजन कुमार प्रधान। उन्होंने सुजन को देहरादून भेजा खुद अपनी आंखों से चेक करने के लिए कि देख के आओ तुम्हारी बहन, हमारी बेटी कैसी है, किस हालत में है वो। और उन्हें कहीं ना कहीं ये डाउट भी था कि क्या हमारी बेटी, क्या अनुपमा जिंदा भी है इस पॉइंट पे। 12 दिसंबर 2010 को सुजन अपनी बहन के घर प्रकाश नगर आया। राजेश घर के अंदर ही था, लेकिन जैसे ही उसने सुजन को उनके घर की तरफ आते हुए देखा, वो फटाफट से घर से बाहर आ गया और बाहर आते वक्त उसने घर का दरवाज़ा अपने पीछे बंद कर दिया, मानो वो ये चाह रहा हो कि सुजन घर के अंदर ना जाए या फिर कुछ घर के अंदर ना देखे। राजेश का ये बिहेवियर देख के सुजन थोड़ा सा सस्पिशियस हो गया था कि भाई इसने घर का दरवाज़ा क्यों बंद करा। तो ये चीज़ देखकर बिना टाइम वेस्ट करे उसने सीधे सीधे राजेश से पूछ लिया कि भाई मेरी बहन कहाँ है, हमने उससे बहुत टाइम से बात नहीं करी है। तो राजेश ने इस चीज़ का आंसर करते हुए कहा कि उसके अकॉर्डिंग उसके और अनुपमा के बीच में बहुत ही बड़ी फाइट हो गई थी, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चले गई थी कुछ हफ्तों पहले। और राजेश ने इस बारे में पुलिस कंप्लेंट नहीं करी क्योंकि उसे पता था कि अनुपमा एक दिन खुद मान के घर वापस आ जाएगी। लेकिन अगेन दिस थिंग वाज सस्पिशियस टू सुजन कि कौन पति अपने बीवी के 2 महीने के गायब होने से पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाता है, और अगर उसने रिपोर्ट नहीं भी लिखाई तो उसने हमसे झूठ क्यों बोला। तो सस्पिशन बढ़ रहा था यहाँ पे, और सुजन वॉज ऑन अ मिशन। उससे तो अपनी बहन को ढूंढना ही था। तो सुजन ने बोला कि कोई बात नहीं, तुमने नहीं लिखाई रिपोर्ट तो चलो मैं लिखा देता हूँ, एटलीस्ट तुम मेरे साथ आओ तो। लेकिन इस चीज़ के लिए राजेश ने उसे सीधा मना कर दिया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद और काफ़ी ज़्यादा उसे मनाने के बाद राजेश ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, मुझे बस कपड़े चेंज करके आने दो घर के अंदर से। तो वो घर के अंदर गया कपड़े चेंज करने के लिए, उसने दोबारा से घर का दरवाज़ा बंद करा। पर जैसे ही वो घर के अंदर गया, राजेश जैसे ही अपने घर के अंदर गया, एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चीज़ हुई। राजेश के घर के अंदर एंटर करने के 5 मिनट बाद अनुपमा का मैसेज आया, ईमेल आया उसके भाई सुजन को, जिसमें अनुपमा ने ये लिखा था अपने भाई को कि मैं घर छोड़ के जा चुकी हूँ, मुझे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अब कभी भी घर वापस नहीं आऊँगी। नाउ ऑब्वियसली सुजन को इस मैसेज की टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा ऑड लगी थी। तो जब राजेश कपड़े चेंज करके बाहर आया, उसने ये मैसेज राजेश को भी दिखाया कि देखो मेरी बहन का भी अभी मुझे मैसेज आया है। और ये मैसेज देखने के बाद राजेश एक्टेड वेरी न्यूट्रल, और राजेश ने मैसेज देखते ही कहा कि देखो मैं तो तुम्हें कहा था कि तुम्हारी बहन कभी घर वापस नहीं आएगी, तो छोड़ देते हैं हम इस बात को। लेकिन जैसे जैसे राजेश एक एक शब्द बोल रहा था अपने मुंह से, सुजन का सस्पिशन एक एक शब्द के साथ बढ़ रहा था राजेश के लिए। और इस मैसेज के बाद तो अब वो अपनी बहन की सलामती के लिए और भी ज्यादा वरिड हो रहा था। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद और अपना पूरा स्टेटमेंट देने के बाद पुलिस वाले भी राजेश को लेकर उतना ही सस्पिशियस थे जितना सुजन था। और जैसे ही कंप्लेंट खत्म हुई, पुलिस की एक टीम तुरंत राजेश के घर गई उसके पूरे घर की तलाशी लेने के लिए। तो राजेश के घर की काफी देर तक तलाशी लेने के बाद पुलिस वाले दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि उन्हें उसके घर में कुछ मिला नहीं। तो थक हार के वो लोग घर वापस ही जा रहे थे, मतलब पुलिस स्टेशन वापस ही जा रहे थे, तभी एक पुलिस ऑफिसर की नजर पड़ी दीवार के कोने पे रखे एक चीज पे, क्योंकि वहां कोने में था एक डीप फ्रीजर बहुत ही बड़ा वाला। नाउ अब क्या हुआ कि पुलिस वालों को डाउट हुआ, क्योंकि ये जो डीप फ्रीजर था ये बहुत ही बड़ा वाला था। तुम लोगों ने सुपरमार्केट देखा है ना, तुम लोगों ने आइसक्रीम तो खरीदी होगी कभी ना कभी, जिसका हैंडल ऐसे करके खुलता है जिसमें आइसक्रीम रखी रहती है, ठीक है, वो वाला डीप फ्रीजर था वहाँ पे। और राजेश का ऐसा कोई काम भी नहीं था कि वो डीप फ्रीजर रखे आइसक्रीम थोड़ी बेच रहा था वो। तो उन्हें लगा कि आखिर इस घर में ये डीप फ्रीजर रखा क्यों है। लेकिन उससे भी ज़्यादा वियर्ड चीज़ यहाँ पे ये थी कि उस डीप फ्रीजर पे ताला लगा हुआ था। अब एक तो घर में डीप फ्रीजर, ना तो सब्जी रख रहा है उसमें, ना तो आइसक्रीम बेच रहा है, और ऊपर से इस डीप फ्रीजर में ताला लगा हुआ था। तो उन्हें लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस वालों के दिमाग में ये सवाल आया कि फ्रीजर पे कौन ताला लगाता है। तो उन्होंने बोला कि तोड़ो से। पुलिस ने राजेश को डीप फ्रीजर का ताला खोलने के लिए कहा। जैसे ही पुलिस ने ये चीज़ कही, राजेश के चेहरे पर 12 बज गए थे। उसने पुलिस से कहा कि इसकी चाबी तो अनुपमा के पास है, विच वॉज अ लाई, क्योंकि अनुपमा पिछले 2 महीनों से मिसिंग थी और ये फ्रीजर बिल्कुल नया था, इतना नया कि उसकी प्लास्टिक रैपिंग भी नहीं निकाली गई थी। थोड़ा जोर जबरदस्ती करने पर राजेश फाइनली गिव अप और वो अपने कमरे के अंदर से ताले की चाबी लेकर आया। पुलिस ने जैसे ही डीप फ्रीजर खोला, उन्हें ब्लैक कलर के छोटे छोटे प्लास्टिक बैग्स मिले।
जब उन्होंने प्लास्टिक बैग्स खोलकर देखा तो उन्हें उन बैग्स में मीट दिखा था। यस, यू हर्ड दिस थिंग राइट, उन्हें प्लास्टिक बैग के अंदर मीट दिखा था। दिस इज नॉट दैट केस जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, बट ये मीट देखकर उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि अक्सर लोग जो मीट होता है उसे प्लास्टिक बैग के अंदर रखते हैं, ठीक है, मानते हैं, लेकिन वो लोग अपने फ्रिज के फ्रीज़र में रखेंगे उसे, या फिर फ्रिज में रखेंगे, राइट, मीट को। और हाँ, मीट इतने बड़े क्वांटिटी में 3 लोगों के लिए कोई नहीं लेता है। तो उन्होंने मीट को साइड करा और वो और अंदर देखने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बर्फ हटाई उन्हें पता चल गया था कि ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग केस है। उन्हें उस फ्रीज़र के बॉटम में कुछ उंगलियां और एक अंगूठा पड़ा हुआ मिला। सो दिस वॉज शॉकिंग इनफ, लेकिन अभी भी एक शॉकिंग पार्ट बाकी था। सो पुलिस वाले अब घबरा गए थे, हड़बड़ा गए थे, और उन्होंने जल्दी जल्दी प्लास्टिक बैग्स जो जिसमें मीट था वो बाहर निकालना शुरू करे। और जैसे ही उन्होंने बैग्स बाहर निकाले, उन्हें डीप फ्रीजर के अंदर एक सर मिला, और ये सर और किसी का नहीं, अनुपमा का ही था। इट वॉज क्लियर कि यहाँ पे राजेश ही कल्प्रिट है और अनुपमा अब नहीं बची इस दुनिया में। उनकी आंखों के सामने ही इतना बड़ा और क्लियर एविडेंस था, तो पुलिस की नजर भी सीधा राजेश पे गई फिर। और ये राजेश ही था जिसने अपनी बीवी की उंगलियां काटी थी, उसका अंगूठा काटा था, और उसके बॉडी के इतने छोटे छोटे पार्ट करके ये थैलियों में भरा था। लेकिन आखिर राजेश ने अपनी बीवी को, अपने बच्चों की माँ को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? नाउ जैसे ही पुलिस वालों ने राजेश को पकड़ा, राजेश ने बिना टाइम वेस्ट करे अपना कन्फेशन देना शुरू कर दिया था पुलिस वालों को, क्योंकि उसे भी पता था कि सारे के सारे एविडेंस मेरे तरफ ही स्टैक्ड है, सो मैं इससे बच भी नहीं सकता हूँ। तो ये कहना कि मैंने कुछ भी नहीं करा, दैट वुड हैव बीन रियली स्टूपिड, सो ही जस्ट गिव अप एंड ही स्टार्टेड कन्फेसिंग। राजेश ने पुलिस वालों को यह बताया कि वो अपनी बीवी से, अनुपमा से नफरत करता था, और ये नफरत तब शुरू हुई थी जब ये लोग अमेरिका में थे। हुआ क्या कि अनुपमा और राजेश जब अमेरिका शिफ्ट हुए थे तो उनका वहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेल दोस्त बन गया था, और ये मेल जो दोस्त था इन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा जेलअप हो गया था। और क्योंकि अनुपमा अकेले ही थी घर पे हमेशा, तो शी बिकेम वेरी क्लोज विद दिस मेल फ्रेंड ऑफ हर्स, और उन दोनों की क्लोजनेस के वजह से ही अनुपमा और राजेश के बीच में झगड़े हुआ करते थे, बिकॉज राजेश वॉज इनसिक्योर। राजेश ने उसे बहुत बारी समझाया कि तुम इससे बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अनुपमा इस बात से नहीं मानी अकॉर्डिंग टू राजेश, और वो फिर भी राजेश के मना करने पर भी अपने इस मेल दोस्त से बात करती रही। एंड ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज कि ऐसा नहीं था कि अनुपमा और इस मेल बेस्ट फ्रेंड के बीच में कोई अफेयर था, दे वर जस्ट वेरी गुड फ्रेंड्स, और अनुपमा के पास और कुछ करने के लिए नहीं था अमेरिका में। पर राजेश इतना ज़्यादा इनसिक्योर था, इतना ज़्यादा जेलस था वो, कि वो हमेशा बस अनुपमा पे शक करता रहता था। तो जब रिसेशन के बाद ये लोग वापस इंडिया आए थे तो राजेश को लगा था कि शायद से अब इन दोनों के बीच में बात होना बंद हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया इस चीज़ का। जब वो लोग इंडिया वापस आए तो अनुपमा और ज़्यादा उसने अपने उस दोस्त को कॉल करती थी वो, और वो लोग फ्रीक्वेंटली अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे को अपडेट देते थे, जिसकी वजह से कॉल भी ज़्यादा लंबी चलती थी और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होती थी। और इसी वजह से दोबारा से अनुपमा और राजेश के बीच में इसी लड़के को लेके, इसी मेल बेस्ट फ्रेंड को लेके और ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी थी। तो वही सेम लफड़ा दोबारा से दोनों के बीच में धीरे धीरे दूरियाँ बढ़ी। राजेश को कोलकाता में नौकरी मिली तो वो दुखी भी नहीं था कि वो अपनी फैमिली से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से दूर जा रहा है कोलकाता रहने के लिए, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये था कि मेरी बीवी किसी और की हो गई है, उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तो शी इज़ नॉट माइन एनीमोर। कोलकाता में शिफ्ट होने के बाद राजेश की उसकी एक फीमेल कॉलीग के साथ दोस्ती हुई, एंड बहुत ही ज़्यादा जल्दी राजेश उससे डेट करने लगा था। आई एम अज्यूमिंग दिस थिंग कि उस फीमेल कॉलीग को राजेश की शादी के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि भला ऐसा कोई क्यों करेगा, राइट, किसी का घर क्यों बर्बाद करेगा अगर उसे पता होगा कि 2 बच्चे हैं उसके। बट या एंड ऑल्सो आई एम अज्यूमिंग दिस थिंग क्योंकि उन दोनों ने 2009 में एक मंदिर में शादी करी थी कोलकाता में ही। तो अब राजेश एक ऐसा आदमी बन गया था जो अपनी बीवी पे तो शक करता था फुल ऑन कि मेरी बीवी का किसी और लौंडे के साथ अफेयर चल रहा है, पर अब उसकी खुद की 2 बीवियां थी और दोनों बीवियों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था। बट फनीली इनफ जब राजेश की कोलकाता वाली जॉब छूटी तब उसकी दूसरी बीवी ने उसे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से फिर राजेश को वापस देहरादून आना पड़ा था। ऑल दिस वाइल अनुपमा को लग रहा था कि उसका हस्बैंड उसके और उसके बच्चों के लिए वापस आया है, बट नाउ वी नो द रियलिटी। और जल्द ही अनुपमा को भी राजेश की सीक्रेट लाइफ के बारे में पता लग गया था। राजेश के देहरादून आने के थोड़ा दिनों बाद ही अनुपमा ने उसके फ़ोन में कुछ मैसेजेस पढ़ लिए थे, जिससे उसे राजेश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता लग गया था। और अब इन दोनों की इस टॉपिक पर लड़ाई होती थी कि तुमने मेरे पीठ पीछे सबसे पहले तो अफेयर करा, उसके ऊपर से तुमने शादी भी कर दी। राजेश इस पूरे टाइम पे उसे बस ये यकीन दिलाता रहता कि मेरी कोई और दूसरी बीवी नहीं है, राइट, तुम ही हो मेरी बीवी। पर अनुपमा को
इट वॉज क्लियर फ्रॉम द मैसेजेस कि हाँ उसकी बीवी थी जो उसे छोड़ के चले गई है। नाउ सिचुएशन वॉज कि राजेश के पास जॉब नहीं थी और उसके अफेयर जानने के बाद अनुपमा के मन में सारे के सारे इमोशंस बॉटल अप हो रहे थे। एंड वी ऑल नो कि जब बॉटल अप इमोशन होते हैं तो वो कैसे बाहर आते हैं एक ही टाइम पे। सो द सेम थिंग हैपेंड बिटवीन राजेश एंड अनुपमा ऑन 17th October 2010। उस दिन उन दोनों के बीच में, राजेश और अनुपमा के बीच में बहुत ही बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ अबाउट एवरीथिंग। और उस दिन राजेश अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया और गुस्से में उसने अनुपमा को बहुत जोर से धक्का मारा, जिसकी वजह से वो गिरी, लेकिन उसका सर बेड के कोने पे लगा और बहुत ज़्यादा खून बहने लगा था। और जैसे ही उसने अनुपमा के सर से खून आता हुआ देखा, ये सोचने के बजाय कि मैं इसे कैसे बचाऊं, खून को कैसे रोकूं, राजेश ने अपने उस बेड से पिलो लिया और अनुपमा के मुंह पे रख दिया ताकि उसकी सांस रुक जाए। वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, वो ये था कि अनुपमा कैसे मर जाए। और उसने अनुपमा के मुंह से पिलो को तब तक नहीं हटाया जब तक उसे कंफर्म नहीं हो गया था कि हाँ अब अनुपमा की सांसें नहीं चल रही है। अनुपमा को मारने के बाद राजेश ने उसकी बॉडी को 2 दिन तक दूसरे कमरे के बाथरूम में छुपा दिया था। और इन 2 दिनों में उनके बच्चे वहाँ रह रहे थे, वहाँ सो रहे थे, वहाँ खा रहे थे, अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि बस कुछ ही मीटर दूर उनकी मम्मी की बॉडी पड़ी हुई थी। नाउ जब तक बच्चे घर पे थे तो राजेश अपनी बीवी की बॉडी को, उनकी माँ की बॉडी को ठिकाने नहीं लगा सकता था। तो ही हैड टू वेट कि जब भी उसके बच्चे स्कूल जाते तब वो कुछ कर सकता था। तो अगले दिन जब उसके बच्चे स्कूल गए तो वो एक बड़ा सा डीप फ्रीजर लेके आया, एक इलेक्ट्रिकल सॉ लेके आया, कुछ प्लास्टिक बैग लेके आया काले वाले। और जब दूसरे दिन उसके बच्चे स्कूल गए तो उसने घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए थे और इलेक्ट्रिकल सॉ की मदद से उसने अपनी बीवी की बॉडी को 72 पार्ट्स में कट करा और इन बॉडी पार्ट्स को वो डीप फ्रीजर में भरता गया या फिर प्लास्टिक बैग में भरता गया। और ये चीज़ वो इसलिए कर रहा था ताकि बॉडी जल्दी डिकम्पोज ना हो और घर से बदबू ना आए। ये सब करने के बाद राजेश अपने दोस्तों से, अपने नेबर्स से कैजुअली मिलता था, जैसे कि उसने कुछ करा ही ना हो या फिर जैसे कि उसके घर में कुछ हुआ ही ना हो। और उसने अपने बच्चों को और नेबर्स को सबको ये बताया था कि उसकी जो बीवी है वो नाना नानी के घर में गई है, मतलब कि अपने पेरेंट्स के घर में गई है। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता कि क्या तुम्हारी बीवी इतने ज़्यादा टाइम से अपने घर वालों के घर में ही है, तो वो कुछ ना कुछ बहाना मार देता कि हाँ वो आ रही है, उसकी तबीयत खराब है, ऐसे करके कुछ। इतना ही नहीं, 17 अक्टूबर के बाद से जितने भी मेल अनुपमा के फ़ोन से करे गए थे उसके घर वालों के लिए, वो सारे के सारे राजेश ने ही करे थे, इन होप्स कि उसके घर वाले ऐसा सोचे कि उनकी बेटी जिंदा है। लेकिन जब अनुपमा ने कॉल नहीं उठाया तब उन्हें थोड़ा शक होने लगा था। हर रोज राजेश घर से बाहर जाता 1-2 प्लास्टिक बैग को साथ में लेकर और देहरादून के आउटस्कर्ट्स में वो उन्हें फेंक देता था। बेसिकली उसका प्लान ये था कि वो अनुपमा की बॉडी पार्ट्स देहरादून के अलग अलग पार्ट में फेंक देगा ताकि किसी को भी कभी अनुपमा की बॉडी ना मिले। और अगर आसपास किसी इंसान को बॉडी के टुकड़े मिल भी गए तो पुलिस को अनुपमा के बाकी बॉडी पार्ट्स मिलने में मुश्किल हो जाए। पुलिस उसे उन सारी जगहों पर लेके गई जहाँ उसने बैग्स फेंके थे एंड दे रिकवर्ड अनुपमा's मिसिंग बॉडी पार्ट्स ऑल्सो। ना तुम लोग सोच रहे होंगे कि इस आदमी ने इतना हेनस क्राइम करा, इतने गंदी तरीके से अपनी बीवी को मारा, इसको तो बहुत ज़्यादा खतरनाक सजा मिली होगी, राइट? नहीं, पुलिस के पास सारे के सारे एविडेंसेस थे राजेश के खिलाफ। राजेश ने खुद ही कन्फेस कर दिया था कि मैंने सारे क्राइम करे, लेकिन फिर भी राजेश को 7 साल लगे कुछ भी सजा मिलने में। कोर्ट को 7 साल लग गए एक ऐसे आदमी को सजा सुनाने में जिसके खिलाफ सारे के सारे एविडेंसेस थे, जिसने खुद एडमिट करा था कि हाँ मैंने ही अपनी बीवी को मारा है। लेकिन फाइनली 7 साल बाद राजेश को उम्र कैद की सजा मिल गई थी। ऑल्सो वन मोर थिंग हियर इज एलिजिडली राजेश को कुछ पछतावा नहीं था कि उसको सजा मिल गई, उसने भी बीवी को मारा था। इंस्टेड ही वॉज हैप्पी कि उसका पीछा छूट गया था अनुपमा से। इन सब के बीच में अगर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसी को हुआ है तो वो है सिद्धार्थ और सोनाक्षी को, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा छोटी उम्र में एक तो अपनी माँ को खो दिया था, दूसरी चीज़ ये थी कि उसकी माँ को उनके डैड नहीं मारा था और अब उनका डैड भी नहीं थे उसके पास। तो एक तरीके से उन दोनों के सर से माँ का साया उठ गया था। लेकिन थैंकफुली अनुपमा के भाई ने, सुजन ने, उन दोनों को अडॉप्ट कर लिया था और अब वो उनके साथ ही रहते हैं और सुजन उनकी हेल्प करता है कि वो इस पास्ट के बारे में भूल जाएं। आप में से कई सारे लोगों को ये केस श्रद्धा आफ्ताब केस से काफ़ी सिमिलर लगा होगा। जैसे मानो आफ्ताब ने यही केस देखा, इसी केस के बारे में पढ़ा और उससे ये आइडिया आया होगा कि कैसे श्रद्धा की बॉडी को कवर अप करना है। वेल यू वोंट बी रॉन्ग अबाउट दैट थिंग, क्योंकि आफ्ताब ने श्रद्धा को मारने से एक दिन पहले इस केस के बारे में सर्च करा था। इस केस के बारे में सर्च करा था उसने। लोग अपने लोग लाइक दे गेट इंस्पायर्ड बाय हीरोज, पर आफ्ताब ही गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस गाय। दिस इज समथिंग कंप्लीटली न्यू टू मी। मैंने 100 वीडियोस बनाती है बट सीरियसली आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। सी एज अ कंक्लूजन, हर रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, इट्स वेरी कॉमन, लेकिन एक दूसरे को ट्रस्ट करना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना भी एक रिलेशनशिप का पार्ट है। सिर्फ लवी डवी होना ही एक रिलेशनशिप का पार्ट नहीं होता है। और अगर कम्युनिकेशन ना हो एक रिलेशनशिप में तो इट कुड लीड टू unhealthy decisions or it could lead to
जेलसी ऑल्सो। और अब तक तो हमने कई सारे केसेस में देख लिया है कि अगर वो चीज़ें नहीं है एक रिलेशनशिप में तो क्या अंजाम होता है। बट विद दैट देहरादून डीप फ्रीजर केस अभी के लिए यहीं पे समाप्त होता है। बिफोर यू गो गाइस, प्लीज गो लिसन टू माई सॉन्ग 308। मैंने इस गाने पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है एंड इट इज़ अ वेरी फास्ट पेस सॉन्ग, तो आई होप कि तुम लोग को ये पसंद आएगा। मेनली इस गाने का वाइब ये है कि तुम इसे कार राइड में सुन सकते हो या फिर अगर तुम लोग बाइक राइड में गाने सुनते हो तो तब तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट होगा ये। एंड अगेन लिसनिंग टू माई म्यूजिक इज द बेस्ट way that you can support me, so please go listen to my music on Spotify. But with that, I hope that you guys are happy, I hope that you guys are healthy. Please keep your loved one very close to you guys and I will see you very soon. Bye bye.